सो विल स्टार्ट आज की क्लास। कल हमने पढ़ लिया था सेंट्रीपिटल फोर्स तक, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जब तुम किसी चीज को घुमाते हो तो एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ होती नहीं है। ये टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक यही वाली फोर्सेस होती हैं जो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्सेस बन जाती हैं, ठीक है। आज हम इससे अगली वाली फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का ही उल्टा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने से पहले मेरे को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज एन इनर्शियल फ्रेम एंड व्हाट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अभी तक मैंने लॉज ऑफ मोशन में जितने भी फ्रेम्स पढ़े हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम्स हैं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है कि जो फ्रेम है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सड़क पे कार जा रही है। कार जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार का मास है m। ओके, अब ऑल दीज फ्रेम्स हम इसको ऑब्जर्व कहां से कर रहे थे? ऐसे खड़े होके साइड पे। हम नीचे खड़े थे और मेरी वेलोसिटी क्या थी? आई वॉज एट रेस्ट। तो जब मैं रेस्ट पे रुक के उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑल दीज फ्रेम्स वर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जिसमें ऑब्जर्वर, इनर्शियल फ्रेम्स वो सारे फ्रेम्स होते हैं जिसमें ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। क्या? बट नाउ जस्ट इमेजिन अ केस कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये भी भागने लग गया, ठीक है। तुम सोच के देखो, ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये भी किसी कार में बैठ गया और इस वाले ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन बिकेम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब इसकी खुद की एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, अब ये बंदा इसको देखेगा तो ये 2 से चलता हुआ दिखाई नहीं देगा ना। इसको लगेगा कि ये वाला मास पीछे जा रहा है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्चुअली में ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से आगे जा रहा था एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन अब ऑब्जर्वर की भी एक्सेलरेशन कुछ आ गई है। नाउ ऑब्जर्वर इज नॉट इन अ फ्रेम जहां पे उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। ऑब्जर्वर अभी रेस्ट पे नहीं है। अब क्योंकि ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन आ गई है यहां पे, सो वी विल कंसिडर ऑल दीज फ्रेम्स एज नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। अब ये वाले सारे केसेस जहां पे ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, ये तो इनर्शियल फ्रेम था क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन जीरो थी। एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से हमने यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बड़े आराम से लगा दिया। क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन जीरो थी तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ मैंने बड़े आराम से लगा दिया इस पे। यस, लेकिन जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर की खुद की कुछ एक्सेलरेशन है उसमें तुम ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते। उसमें तुम F इक्वल टू ma लगा नहीं सकते बिकॉज ऑब्जर्वर की खुद एक्सेलरेशन है। तो ऐसे केसेस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ट्रू रखने के लिए यू हैव टू अप्लाई अ सूडो फोर्स। यू हैव टू अप्लाई अ सूडो फोर्स which is in the direction opposite to the direction of observer's motion. Okay, I am repeating all this. जब ऑब्जर्वर खुद चलने लग गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, तो ये सारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन फेल हो जाएंगी क्योंकि ऑब्जर्वर खुद चल रहा है। फ्रेम हो गया तुम्हारा नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशंस को ट्रू रखने के लिए हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है जिसका नाम है सूडो फोर्स। हम इसको सूडो फोर्स क्यों बोलते हैं? सूडो मतलब फेक। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम बोलते हैं सूडो। लेकिन हम यहाँ पे वो सूडो फोर्स लगा रहे हैं ताकि मेरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ट्रू हो जाए, क्योंकि ये खुद ही चल रहा है भाई। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खुद चल रहा है। तो इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ट्रू रखने के लिए मेरे को एक नेगेटिव साइड पे फोर्स लगानी पड़ेगी। दिस विल बी सूडो फोर्स। और ये सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू, डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर।
and this will be equal to mass into acceleration of the observer. ठीक है? अब तुम जब एनालिसिस करोगे, जब ये इसको देखेगा, कौन सी फोर्स लग रही है इस पे? ये एक तो ये लग रही है मास इंटू 2, एक ये लग रही है मास इंटू 5, तो नेट कितनी आ गई? -3m. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज -3m और नेट एक्सेलरेशन इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही तो इसको दिख रहा था, ये 5 से जा रहा था, ये 2 से जा रहा था, इसको यही तो दिख रहा था, ये -3 पे जा रहा है. ये 5 पे जा रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 2 पे जा रहा था, तो इसको यही दिख रहा था ना कि इसकी एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. लेकिन अगर हम ये सूडो फोर्स ना लगाते तो हम क्या बोलते कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये ऊपर वाला ब्लॉक है वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ. लेकिन ये तो गलत हो जाता. क्यों गलत हो जाता? क्योंकि ये खुद ही चल रहा है बंदा, ये खुद चल रहा है. मतलब फ्रेम कौन सा? नॉन इनर्शियल. नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब एक और फोर्स लगानी पड़ेगी वापस पिछली तरफ, सूडो फोर्स. और वो सूडो फोर्स कितनी होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, दिस गिव्स मी 5m. ठीक है? तो ये होता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम. ये सारी कहानी लिख लो, तुम्हारे पास 2 मिनट है. व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम? इसके तुम डिफरेंसेस लिख लो. इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें ऑब्जर्वर तुम्हारा रेस्ट पे होता है या फिर ऑब्जर्वर की जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0. नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. यस, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ट्रू रखने के लिए हम जो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं वो फोर्स होती है सूडो फोर्स, और वो फोर्स एक्ट करती है ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन से उल्टी डायरेक्शन. ठीक है? अब हम वापस अपनी कहानी पे आ रहे हैं. मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है और उसके साथ एक बॉल बांध रखी है. मैं उसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं. ये मेरा हाथ है, जस्ट इमेजिन ये मेरा हाथ है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ एक बॉल बांध रखी है. इस बॉल को मैं ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं. ठीक है? अब मैं अगर ग्राउंड पे खड़े होके देखूं, कोई और बंदा वहां पे इस पैसे ऐसे घुमा रहा है, मैं यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होके देख रहा हूं उसको, तो मेरे को कौन सी फोर्स दिख रही है? सिर्फ एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पे एक टेंशन दिख रही है मेरे को, T. तो मैं बोलता हूं दिस टेंशन इज टुवर्ड्स द सेंटर और दिस टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. इसकी सारी कहानी मैंने कल पढ़ी है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकता हूं क्योंकि मैं तो रेस्ट पे ही खड़ा हूं, मैं तो यहाँ खड़े होकर उसको देख रहा हूं, तो मेरे को दिख रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सीधा सीधा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें. ठीक है? लेकिन तुम बॉल के कॉन्टेक्स्ट में सोच के देखो, तुम सोच के देखो कि तुम ना एकदम ऐसे छोटे से बन जाओ और तुम बॉल के ऊपर जाके बैठ जाओ. ठीक है? तुम वैसे ही बहुत छोटे से हो तुम, लेकिन तुम बहुत ही छोटे हो, मतलब माइक्रोस्कोपिक हो, एकदम ऐसे 2 सेंटीमीटर के बन जाओ तुम, और तुम बॉल के ऊपर जाके बैठ जाओ. और फिर कोई तुमको ऐसे घुमा रहा है ऐसे ऐसे करके, तो तुम्हें एकदम से क्या फीलिंग आएगी? जब तुम बॉल के ऊपर बैठे हो एकदम से फीलिंग आएगी ना कि भाई बाहर जा रहे हैं, मतलब ऐसे फेंक के बाहर जा रहे हैं. ठीक है? मेले में बैठे होगे तुम लोग, वो जैसे गोल गोल घूमता है ना जो, ठीक है, जो बहुत ही तेज घूमता है उसमें, तो उसमें जब वो ऐसे टर्न मार रहा होता है तो तुमने देखा होगा तुम ऐसे बाहर की तरफ ऐसे स्लाइड करते हो. यस सर. यस, तुम बाहर की तरफ ऐसे स्लाइड करते हो. सो नाउ वो क्यों होता है? क्योंकि अब हम उस चीज को समझते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है? वो वाली फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल. अब तुम इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ. ठीक है? मैं इस वाली चीज को इरेज कर रहा हूं. अब तुम बॉल के ऊपर चढ़ के बैठ गए हो. नाउ फ्रेम कौन सा बन गया? फ्रेम ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया. जब मैं इसको बाहर से यहां से देख रहा था, जब मैं इसको बाहर से देख रहा था, मेरी कोई एक्सेलरेशन है नहीं, मैं तो रेस्ट पे खड़े होकर देख रहा हूं, मैं तो मजे ले रहा हूं अपने रेस्ट पे खड़े होकर देख रहा हूं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, मतलब फ्रेम है इनर्शियल. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहां पे वैलिड रहेंगे. लेकिन जब मैं छोटा बन के उसके ऊपर जाके बैठ गया
छोटा बनके मैं उसके ऊपर जाके बैठ गया, बॉल तो घूम रही है गोल गोल। गोल घूमने का मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, क्योंकि अगर मैं गोल घूम रहा हूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर मोमेंट पे। हर मोमेंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन है कोई ना कोई, और वो एक्सेलरेशन कौन सी है? यही तो एक्सेलरेशन है, वो जो टेंशन की वजह से आई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब मैं इसके ऊपर जाके बैठ गया तो मैं एक एक्सेलरेशन के फ्रेम में आ गया ना, क्योंकि मेरे पे एक एक्सेलरेशन लग रही है, ये वाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब यहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ट्रू होल्ड कराने के लिए हम एक सूडो फोर्स लगाएंगे, जो कि होगी इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। आई रिपीट, जब मैं उसके ऊपर जाके बैठ गया मेरी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, वो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया, नाउ टू होल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ट्रू, I have to apply a force which is a pseudo force in a direction which is opposite to the direction of the acceleration of the observer. समझ में आया? मैं पंजाबी च दसदा, ठीक है। हुण क्योंकि मैं ते जाके बह गया तो मेरी अपनी कुछ एक्सेलरेशन हैगी है, तो मेरी अपनी जी एक्सेलरेशन हैगी है, मतलब ये फ्रेम बन गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। ਤੇ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। that means this is my pseudo force. So in a circular motion, a pseudo force acts in the direction which is opposite to the direction of centripetal force, और इस pseudo force को हम बोलते हैं centrifugal force। इसको हम बोलते हैं centrifugal force, and the magnitude of this centrifugal force will be equal to the magnitude of centripetal force। कुछ नहीं किया, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया। हम कोई भी क्वेश्चन तुम्हें आ गया आईआईटी जेईई का, नीट का, तुम सेंट्रीपिटल फोर्स से भी आराम से कर सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स से जो हमने सारे क्वेश्चन कल किए ना सेंट्रीपिटल फोर्स वाले, वो सारे क्वेश्चन तुम सेंट्रीपिटल फोर्स से भी कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी कर सकते हो, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ये पढ़ाई क्यों रहे हो, मतलब अगर सब कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स से हो ही जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताई क्यों रहे हो? क्योंकि कुछ जगह पे तुम्हारे क्वेश्चन इससे आसान हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कल वाला क्वेश्चन करते हैं। कल एक हमने क्वेश्चन किया था ना कि एक डिस्क है, एक डिस्क ऐसे राउंड राउंड डिस्क है, तो पुराने जमाने में डिस्क सीडी वीडी तुमने देखी होगी, ठीक है। सीडी रोम होता है, उसमें सीडी डालते, मान लो वो एक सीडी है, सीडी ऐसे घूम रही है, तुमने ऐसे बीच में ऐसे उसको पकड़ा, ऐसे सीडी को घुमा दिया तुमने, तो सीडी तुम्हारी यहाँ पे ऐसे घूम रही है ऐसे सर्कल में। तो सीडी के एंड में यहाँ पे तुम बैठे हो छोटे से, ठीक है, छोटा सा एक वो बैठा है, इंसेक्ट बैठा है यहाँ पे, एक मच्छर बैठा है, ठीक है, बिल्कुल एंड पे बैठा है मच्छर वो। और ये डिस्टेंस कितना है? मान लो 1 मीटर, वैसे ये होगा नहीं 1 मीटर, मान लो सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं 1 मीटर। और ये जो मच्छर बैठा है इसका मास है m। अब तुम मच्छर के फ्रेम से सोच के देखो कि जब डिस्क घूम रही होगी मच्छर को क्या लगेगा? मच्छर ऐसे बाहर फेंक रहा है ना, ठीक है। या फिर तुम छोटे से बन के यहाँ पे जाके बैठ जाओ, जब डिस्क घूम रही होगी एकदम से फीलिंग आएगी ना कि भाई कोई ऐसे बाहर मतलब फेंक के मारेंगे। कभी सोच के देखना, तुम लोग जब गाड़ी वाड़ी चलाते हो ना, जब तुम ऐसे भैया लोग के साथ गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, वो एकदम से ऐसे जब ड्रिफ्ट मारते हैं, ठीक है, एकदम से जब घुमाते हैं, जब बहुत ही छोटा रेडियस होता है, मोड़ आ जाता है, एकदम से वो घुमा देते हैं, तुम ऐसे बाहर फेंकते हो। यस, वो बाहर क्यों फेंकते हो तुम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और ये तुमने मेले में भी देखा होगा यार, मेले में जब वो बहुत तेज घूमती है वो चीज, तुम ऐसे बाहर फेंकते हो, तो बाहर ये मच्छर भी फेंकेगा। अब ये डिस्क पे जा रहा है, बेसिकली मच्छर के लिए तो मेला ही है ना, ये तुम डिस्क घुमा रहे हो, ये तो डिस्क घुमा रहे हो तुम बहुत जोर से, तो ये मच्छर बाहर फेंकेगा, और ये बाहर जो फेंकेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बाहर फेंकेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। यस, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होगी?
वही सेम ही है ये mv स्क्वायर बाय आर, क्योंकि ये फोर्स तो वही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर, फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उतनी हुई mv स्क्वायर बाय आर, बस इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट तरीके से। अब तुम सोच के देखो, जब ये मच्छर बाहर फेंक रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, तो इसको रोकने वाला कौन है? इसको रोकने वाली है फ्रिक्शन, क्योंकि भाई ये बैठा है डिस्क के ऊपर। फ्रिक्शन का काम ही क्या है दुनिया में? फ्रिक्शन का काम है कि जब कोई भी चीज चलने लगे उसको रोक लो। अगर फ्रिक्शन ना होती ना, हम सब लोग ऐसे फैले पड़े होते इस टाइम पे। ये सारी तुम्हारी कुर्सियां, टेबल, चेयर ऐसे घूमती फिर रही होती। फ्रिक्शन ही ऐसी फोर्स है जिसने इन सब चीजों को रोक रखा है, ठीक है। स्पेसशिप में यही तो होता है। स्पेसशिप में क्या होती है? तुम्हारी ग्रेविटी नहीं होती और तुम्हारी आदि फ्रिक्शन नहीं होती। वहां पे स्पेसशिप में क्या होता है? तुम जाओ, एक दीवार को धक्का मारो, तुम चलते रहते हो बस, फिर 5 दिन तुम ऐसे ही जाओगे, यूं 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 यूं। फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, दो ही तो खेल है। रोकने वाली दोनों चीजें निकल गई। अब इस पे फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रोकने वाली फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कब लगेगी? अंदर की तरफ। और कितनी लगेगी? म्यू, जो भी म्यू होगा इन दोनों के बीच में, इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब ये मच्छर बाहर ना फेंके, इसकी कंडीशन क्या है? कि तुम्हारी फ्रिक्शन जो है वो बाहर फेंकने वाली फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रिक्शन की फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। एम कट गया, आर तुम्हारा आ जाएगा ऊपर। वी स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी आर। जब तक तुम्हारी वेलोसिटी की वैल्यू वी स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हारी जब तक म्यू जी आर के अंडर रूट से कम होगी, तब तक ये यहां पे बैठा रहेगा मच्छर, तब तक फ्रिक्शन उसको रोके रखेगी। लेकिन जब तुमने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर से इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, तब ये मच्छर ऐसे बाहर फेंक के मारेगा। तब फ्रिक्शन की उतनी पावर नहीं होगी कि वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोक ले, क्योंकि तुम्हारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है जितना, क्योंकि वी पे डिपेंड करती है ना भाई। मतलब वी तुम बढ़ा दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितने भी कर सकते हो। ये तुमने एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देखा होगा, तुमने ब्रिज देखा होगा ना कशिश, तुम्हारे शहर के सामने ही है ना। तो हाँ वो जी। तो चलो ब्रिज सीधा सीधा है ना। तो कई बार तुमने देखा होगा जो ब्रिज होते हैं वैसे टर्न पे होते हैं, ठीक है। कौन सा वाला टर्न पे? तुम्हारे वाला टर्न पे ही है ना, है ना। कि तुम ऊपर तो चढ़ गए हो, ऐसे तुम सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे चढ़ के ब्रिज पे चढ़ गए हो, और ब्रिज पे एक मोड़ है। मतलब ब्रिज ना ऐसे सीधा सीधा नहीं है, ब्रिज पे चढ़ने के बाद ऐसे मोड़ आ गया, ब्रिज के ऊपर मोड़ आ गया। अब तुम सिचुएशन समझ के देखो, मोड़ आ गया वहां पे, ठीक है। और तुमने तो वही फीलिंग ले रखी है हाईवे वाली की, भाई हम तो हाईवे पे जा रहे हैं, यहाँ पे तो हम 100-200 पे चला सकते हैं आराम से, ठीक है। तुम्हारा आ गया ब्रिज, वहां पे आ गया मोड़, तुमने एकदम से गाड़ी कर रखी है 120 की स्पीड से। 120 की स्पीड पे जब तुमने कर रखी है, तुम्हारा ये जो वी है, ये वी बहुत ज्यादा है। वी बहुत ज्यादा होने की वजह से व्हाट विल हैपन इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत बढ़ गई। मतलब तुम्हें बाहर फेंकने वाली फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बाहर फेंकने वाली फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और प्रॉब्लम क्या है? म्यू है तुम्हारा छोटा, म्यू तुम्हारा छोटा है, स्पेशली आजकल के दिनों में, बिकॉज इट्स रेनिंग एंड ऑल, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, सड़कें तुम्हारी गीली हो रखी है, ठीक है। तो अब जो टायर है वो सड़क पे ग्रिप तो बना नहीं रहा, अब क्योंकि ग्रिप नहीं बना रहा, टायर चिकना हो गया, सड़क चिकनी होगी, फ्रिक्शन कम होगी। लो बेटा, तुम्हारा म्यू हो गया छोटा, वी तुम बढ़ाते जा रहे हो, ब्रिज से सीधा इंसान नीचे होता है। देखिए होंगे ना यूट्यूब पे वीडियोस, बंदा ऐसे हाँ जी। मुड़ रहा होता है, वो सीधा ब्रिज से नीचे होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होती है और म्यू बहुत छोटा होता है।
ये कहानी है तुम्हारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ये हमने थोड़ा स्कैटर्ड लिख दिया, ठीक है। इसको बढ़िया से अरेंज करके अपनी नोटबुक्स में लिख लो, सही सही जगह पे सही सही चीज रखो, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, बन के निकल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे खिलौनों में लहराऊं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम एक बार अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में मैंने थोड़ी सी एनालॉजी पढ़नी स्टार्ट की थी कि जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर में, वहां पे हम लिखते हैं इधर थीटा। जहां जहां पे वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी, यहां पे लिखते हैं हम ओमेगा। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या होती है यहां पे, एक्सेलरेशन। टू बी वेरी प्रिसाइज हम इसको लिख रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमने इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों लिखा, बिकॉज वो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हो रही है, ठीक है। इधर हम लिखते हैं अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तुम्हारी सारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरीके से तुम तीनों इक्वेशंस लिख सकते हो अपने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहां पे होती है फोर्स, यहां पे होती है फोर्स और इधर होता है टॉर्क। अभी एक नया शब्द ऐड हो गया हमारी डिक्शनरी में, टॉर्क। ये एक ग्रीक सिंबल है, मेरे को बनाना नहीं आता, कुछ ऐसा सा होता है ये टॉर्क, ठीक है, ऐसा, ठीक है। टी है, मतलब टी हुई है, टी को ना थोड़ा सा ये वाली लाइन ऐसी नहीं बनानी, ये ऐसे बना दो, ठीक है। तो टी जैसा ही कुछ दिखता है, ये टॉर्क। अब टॉर्क वर्ड क्या है, ठीक है। टॉर्क, तुमने एक टायर कंपनी का नाम सुना होगा टॉर्क, या फिर तुमने बहुत जगह पे टॉर्क वर्ड यूज होते होते देखा होगा। जहां पे भी कोई चीज घुमानी होती है वहां पे हम बात करते हैं टॉर्क की। अब उस टायर कंपनी का नाम टॉर्क क्या है, वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम घुमाने में मदद करते हैं, टायर को घुमा रहे हैं, ठीक है। एनालॉजी समझते हैं, थोड़ी सी एनालॉजी समझते हैं। ये थी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तुम यहां से उठ के यहां चले गए, ये डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तुम यहां से चल के यहां चले गए हो, ये एंगल कवर कर देते, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, यहां पे तुम चले और यहां पे गए किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज वेलोसिटी। इस केस में एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड इज लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर यहां पे होती है एक्सेलरेशन, तुम वेलोसिटी अपॉन टाइम से एक्सेलरेशन निकालते हो। यहां पे तुम निकालते हो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कैसे निकालते हो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सेम सेम चल रहा है, ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम सेम चल रहा है। फिर ये तुमने इक्वेशंस लिखी। अगली चीज है फोर्स। अब लीनियर में फोर्स क्या काम करती है, एक सड़क है, सड़क के ऊपर एक डब्बा पड़ा है, सड़क के ऊपर एक डब्बा पड़ा है, तुमने इस डब्बे पे फोर्स लगाई। मान लो इसका मास था 1 kg, इसका मास था 1 kg, तुमने इस पे फोर्स लगाई, राइट की तरफ तुमने फोर्स लगाई। ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन।
F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर ये डब्बा रेस्ट पे था तो फोर्स की वजह से ये चलने लग जाएगा, ये लीनियरली ऐसे चलने लग जाएगा। इसने एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दी, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी। मतलब तुम्हारे फोर्स ने सारा काम किया ही है, जो भी ये काम है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इसको करने वाली पीछे से चार्जर कौन है? फोर्स। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में या फिर रोटेशनल मोशन में तुम्हारे पास एक पड़ी है रॉड, इस तरीके से, ये यहां से पिवटेड है रॉड, ये घूम सकती है, ये ऐसे घूम सकती है ये रॉड, यूं, या फिर ऐसे घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शंस हैं। सड़क पे भी तुम्हारे पास दो ही डायरेक्शंस थी, या तुम इसको आगे धक्का मार सकते थे या तुम इसको पीछे धक्का मार सकते थे, अगर हम वन डायमेंशन में सड़क की बात कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो रॉड है, जो बोर्ड पे बनी हुई रॉड है टू डायमेंशन में, या तुम इसको ऐसे घुमा सकते हो या तुम इसको ऐसे घुमा सकते हो। सड़क पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली जो चीज थी वो थी फोर्स। सर्कुलर मोशन में अल्फा जो चीज प्रोड्यूस करेगी, या फिर एंगल जो चीज प्रोड्यूस करेगी, या फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो चीज इसको घुमाएगी उसको हम बोलते हैं टॉर्क। सर्कुलर मोशन में जो चीज ऑब्जेक्ट को घुमाती है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। अब इसको घुमाने के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स मैं क्यों बोल रहा हूं? फैक्टर्स मतलब मान लो हम दो लोग घुमाने लगे, मैंने इसको घुमा दिया ऐसे बड़े प्यार से, और तुम आगे, तुमने इसको आगे घुमा दिया, ठीक है, जैसे जनरेटर घुमाते हैं ना, तो कुछ लोग घुमा ही नहीं पाते उसको, ऐसे वो हिलाते रहते। पुराने जमाने में होते जनरेटर, ठीक है, तो उनसे घूमना ही था, वो स्टार्ट ही नहीं होता था। फिर एक बंदा आता था, वो एकदम से शुरू कर देता था। तो उसने क्या किया? टॉर्क ज्यादा लगाया। टॉर्क ज्यादा कैसे लगाया उसने? ज्यादा जोर से उसको पुश किया, ठीक है। जब तुम्हें किक मारनी होती है ना, कुछ कुछ मोटरसाइकिल ऐसे होते हैं, हिमालयन वगैरह, जो ऐसे 650 सीसी के मोटरसाइकिल होते हैं, डुकाटी वगैरह, जब तुम चलाओगे किस दिन, उसमें क्या होता है ना, आम इंसान उसकी किक ही नहीं मार सकता, क्योंकि जब किक बजती है ना, किक इज नॉट फोर्स, ओके, किक इज नॉट लाइक दिस। किक कैसे जाती है? एंगल में जाती है, ठीक है, किक एंगल में जाती है। किक के लिए तुम्हें एक टॉर्क चाहिए होता है, एक इंपल्स चाहिए होता है, एक धक्का चाहिए होता है, जूम करके मारनी होती है, ठीक है। फोर्स चाहे कितनी भी लगा लो, तुम्हें फोर्स नहीं चाहिए, तुम्हें इंपल्स चाहिए, फोर्स अपॉन टाइम चाहिए, यस। तो उस बंदे ने क्या किया, जिसने जनरेटर चला दिया, उसने बेसिकली क्या किया, यहां पे ज्यादा फोर्स लगा दी, ज्यादा फोर्स लगा दी। मतलब अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो मेरा टॉर्क ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं फैक्टर्स देख रहा हूं, ठीक है, मेरा टॉर्क किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अब मैं फैक्टर्स को देख रहा हूं, टॉर्क कौन सी वाली चीज पे डिपेंड करता है। अब ये मेरा टॉर्क है यहां पे टाउ, ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्योंकि मैंने जितनी ज्यादा फोर्स लगाई, तुम ये सोच के ही देखो यार, इसको जब मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा, ये रॉड ऐसे घूमेगी। अब मैं ऐसे प्यार से इसको यहां से ऐसे फोर्स लगा दूं, थोड़ी सी रॉड घूमेगी, लेकिन यहां पे अगर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी तो रॉड एकदम से घूम जाएगी, है ना। मतलब फोर्स ज्यादा लगाने की वजह से टॉर्क ज्यादा लगेगी, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। अगली चीज, अब ये नेक्स्ट चीज तुमको थोड़ा सा एक्सपीरियंशियली फील करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज फील करनी पड़ेगी। फोर्स तो मैं यहां पे लगा रहा हूं, फोर्स को लगाने के भी दो तीन ऑप्शंस है मेरे पास। फोर्स मैं यहां पे लगा सकता हूं, यहां फोर्स लगा सकता हूं, या फिर मैं फोर्स यहां पे लगा सकता हूं, या फिर मैं फोर्स यहां पे लगा सकता हूं। तीन ऑप्शन है, ठीक है। वन, तुम फोर्स यहां पे लगाओ, टू, फोर्स यहां पे लगाओ, थ्री, फोर्स यहां पे लगाओ। तीनों केसेस में किस केस में सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, या फिर किस केस में सबसे ज्यादा घूमेगा ये ऑब्जेक्ट? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, यस, मेरे को सिंपली दिख रहा है ना, पहले वाले में, फर्स्ट वन में सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा।
यस, वो ज्यादा घूमेगा। अगर मैं यहां से उसको पुश करने की कोशिश करूंगा वो थोड़ा कम घूमेगा, क्योंकि जब भी मुझे कोई चीज घुमानी होती है तो मैं ये जो रेडियस होता है, रेडियस, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता हूं। देखो सेकंड वाले केस में प्रॉब्लम क्या हुई, सेकंड वाले केस में ये रेडियस छोटा रह गया, यहीं पे तक रह गया। थर्ड वाले केस में ये रेडियस और छोटा रह गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और इसकी एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, तुमने देखा होगा अपने घरों में जो गेट होते हैं, अगर तुम्हारे आसपास कोई गेट है, जस्ट लुक एट अ गेट, तुम्हारे आसपास एक कोई गेट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो जब कोई गेट होता है उसको तुम खोलते हो तो तुम फोर्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है। जब तुम गेट खोलते हो तो एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे होते तो गेट ही खिसक जाता। तुम गेट को धक्का नहीं मार रहे हो, गेट को खिसका नहीं रहे हो, गेट को तुम घुमा रहे हो। यस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सही है, ये गेट को तो घुमा रहे हो, और घुमाने के लिए तुम्हारा गेट पे लगा होता है एक हैंडल। मान लो ये तुम्हारा गेट, हाँ जी, गेट पे लगा होता है एक हैंडल। मान लो इस गेट को मेरे को घुमाना है, खोलना है, ठीक है। यहां पे लगा होता है एक हैंडल। अब तुम सोच के देखो, ये हैंडल यहां पे लगा है, अब तुम्हारा एक्सिस क्या है, घुमाना इसके अराउंड है। ठीक है। अब ये हैंडल यहां पे लगा होता है, हैंडल को तुम यहां भी लगा सकते हो, यहां क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि अगर मैंने हैंडल अपना यहां लगा दिया तो ये मेरा रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा, रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा। और टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए माई रेडियस शुड बी मैक्सिमम। मैं तुम्हें यार कोई गेट दिखाना चाहता हूं, रुक जाओ इससे। माई टॉर्क शुड बी मैक्सिमम टू, 1 second, check. Hello. Okay, give me a second, huh? ओके सर। Microphone. ओके, गॉट इट, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी अ थम्स अप। तुम्हें गेट दिख रहा है मेरा? यस, ओके। क्या अब इस गेट में यस सर। फर्स्ट थिंग इज, ये एक घुमाने वाली चीज है। जब मैंने इसको धक्का मारा ये पूरा का पूरा गेट नहीं खिसक गया। दिस इज माय एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के अराउंड ये ऐसे रोटेट करेगा। और ये जो हैंडल तुम्हें दिख रहा होगा, अब मैं इसको यहां से धक्का मार रहा हूं, बिल्कुल ये वाले आर से, इतना डिफरेंस है, ये आर। लेकिन अगर ये मेरा हैंडल यहां पे लगा होता, अगर मेरे को ये गेट यहां से खोलना है तो मैं फील कर पा रहा हूं मेरे को धक्का ज्यादा मारना पड़ रहा है अभी, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को मेरे को यहां से घुमाना है तो मेरे को धक्का थोड़ा कम मारना पड़ रहा है। तो बेसिकली व्हाट द पॉइंट इज कि अगर मेरे को घुमानी है कोई चीज तो घुमाने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज कि मेरा आर सबसे ज्यादा हो। और इसकी एक और बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल तुमने देखी होगी क्रिकेटर्स में। अगर तुमने क्रिकेट की थोड़ी बहुत कोचिंग लिया कहीं आसपास, या फिर तुमने देखा होगा, सुना होगा, ये जब क्रिकेटर्स में जो बैट्समैन होते हैं ना, स्पेशली बैट्समैन, उनको सिखाया जाता है, कई जगह पे ना ग्राउंड ऐसे होते हैं कि बाउंड्री लंबी होती है। अब लंबी बाउंड्री में अगर तुम्हें कुछ सिक्स विक्स मारना है तो तुम्हें जोर ज्यादा चाहिए, ठीक है। तुम्हें फोर आर्म्स में स्ट्रेंथ चाहिए। तो फोर आर्म्स में स्ट्रेंथ से अगर तुम ऐसे छक्के मारते जा रहे हो तो तुम थक जाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बैट है, ओके। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। दिस इज योर बैट। इस तरीके का होता है ना, इसको बोलते हो तुम हत्था। हत्था मतलब हैंडी, जिसको तुम पकड़ते हो। यहां से तुम्हारा हाथ आएगा, दिस, ऐसे तुमने बैट को पकड़ रखे, सामने से बॉल आई, सामने से बॉल आई। एक तरीका तो क्या है कि मैं बॉल को हिट करूं यहां से, बॉल मेरे यहां पे आके लगे। फिर एक तरीका क्या है, बॉल यहां पे आके लगे। और तरीका क्या है कि बॉल मेरे यहां पे आके लगे, ठीक है। तो बैट्समैन की क्या कोशिश होती है कि बॉल हमेशा यहां पे आके लगे। यहां पे आके क्यों लगे बॉल?
क्योंकि अगर बॉल यहां पे आके लगेगी, तुम्हारा बैट ऐसे घूमेगा तो तुम्हारा आर मैक्सिमम होगा। अगर तुम्हारा आर मैक्सिमम होगा तो तुम्हारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। अगर तुम्हारा टॉर्क मैक्सिमम होगा तो सिक्स लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तुमने कमेंटेटर्स को सुना होगा, अगर तुमने क्रिकेट की कभी कमेंट्री सुनी है ध्यान से, वो कमेंटेटर बोलता है कि भाई ने जोर तो बहुत लगाया था, बैट्समैन ने जोर लगाया था, लेकिन बॉल थोड़ा सा मिडल पे आके हिट कर गई। बॉल यहां लगने की बजाय बॉल यहां पे हिट होगी और वो छक्का जा नहीं पाया, वो बाउंड्री पे किसी ने कैच कर ली। ठीक है, बॉल थोड़ी सी अंदर लगी, टॉर्क थोड़ा सा कम लग गया और बॉल ज्यादा दूर जा नहीं पाई। सिमिलरली दूसरी ट्रिक क्या है, तुम खुद ही सोच के देखो। दूसरी ट्रिक जो बैट्समैन को सिखाई जाती है, वो बोलते हैं कि जब भी तुम्हें दूर सिक्स मारना है, बाउंड्री लंबी है, तुम बैट को, तुम हत्थे को बिल्कुल एंड में से पकड़ो। क्योंकि अगर मैंने अपने बैट को यहां से पकड़ रखा तो ये मेरा आर कम से कम हो जाएगा। तो ताकि मेरा एफर्ट कम लगे, मैं बैट को हमेशा पकड़ता हूं एज से। ठीक है, ये अगर मेरा बैट है, ठीक है, तो अगर मेरे को सिक्स मारना है, मैं कोशिश करूंगा बैट को बिल्कुल यहां से पकड़ूं, यहां से पकड़ के मैं सिक्स मारूंगा। क्योंकि अगर मैंने यहां से पकड़ के सिक्स मारा तो मेरा जोर ज्यादा लग रहा है। ये चीज को तुम वैसे भी फील करके देखो। ठीक है, तो टॉर्क मेरा डिपेंड करता है आर पे। जितना बड़ा होगा आर उतना ज्यादा होगा टॉर्क। तो हम अभी लिख रहे हैं टॉर्क के फैक्टर्स। टॉर्क का पहला फैक्टर है फोर्स, मेरे को सीधा सीधा पता चल गया। दूसरा फैक्टर है टॉर्क का जी आर, ये भी मेरे को सीधा सीधा पता चल गया, आर और फोर्स। तीसरा फैक्टर है टॉर्क का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये रॉड। इसको हमें घुमाना है ऐसे। एक बार फिर से क्रिकेट वाली एग्जांपल लेते हैं। कई बार क्या होता है, जोर तो होता है, तुमने बैट को पकड़ा भी पीछे से पकड़ा होता है आराम से, बढ़िया, लेकिन क्या होता है ना, एंगल पे नहीं लगता। तुमने कमेंटेटर्स को सुना होगा कि भाई ने जोर तो लगाया था लेकिन एंगल नहीं सही आया, एंगल की वजह से बॉल ऊपर उड़ गई। जहां पे टॉर्क तुम्हें चाहिए था वो वाला टॉर्क लगा नहीं। तुम खुद ही सोच के देखो, अगर मेरे को यहाँ पे इस रॉड को घुमाना है, एक तो मैं इस रॉड पे ऐसे फोर्स लगाऊं, 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाई तो ये पूरा अच्छे से घूमेगा। लेकिन अगर मैंने 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगा दी तो ये तो घूमेगा नहीं ना, यस सर, अच्छे से घूमेगा नहीं। मतलब एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है, हम इस वाले केस को ही देखते हैं। मान लो मैंने फोर्स ऐसे लगा दी एफ किसी एंगल पे, तो ये मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस कर सकता हूं एफ। ओके, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा है थीटा पे। तो ये जो फोर्स बनेगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विच इज कॉल्ड एफ कॉस थीटा, और एक फोर्स का कंपोनेंट होगा ऊपर विच इज कॉल्ड एफ साइन थीटा। अब तुम इस फोर्स को मिटा दो, फोर्स को रहने दो, फोर्स को देखना छोड़ दो। कि दो कंपोनेंट बन गए, एक हो गया एफ कॉस थीटा और एक हो गया एफ साइन थीटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एफ कॉस थीटा है, इसकी वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से वो कितना घूमेगी ये रॉड। सोचो तुम, रॉड ऐसे है, रॉड, टॉर्क तुमने लगा दिया ऐसे, फोर्स लगा दी ऐसे, ऐसे मैं इस रॉड पे धक्का मारते जा रहा हूं, घूमेगी तो है नहीं, ये यहां से पिवट कर रखी है तुमने, है ना। ठीक है, वही जो मेरा गेट था ना, गेट, मैंने उस पर ऐसे धक्का लगाया तो गेट खुल गया। तो मैं हैंडल की तरफ ऐसे एक्सिस की तरफ धक्का लगा दूं, गेट खुलेगा नहीं ना। तो ये एफ कॉस थीटा है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करने में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। टॉर्क प्रोड्यूस करने में जो फोर्स तुम्हारी मदद करेगी, दैट फोर्स इज एफ साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा ऊपर लग रहा है, साइन थीटा की वजह से ये टॉर्क लगेगा यहाँ पे गोल 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 गोल। कॉस थीटा ऐसे लग रहा है, कॉस थीटा की वजह से देयर विल बी नो टॉर्क प्रोड्यूस। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ये वाली चीज समझ में आई? ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस कशिश। सर डोर पे ये एंगल, डोर पे भी एंगल का इफेक्ट पड़ता है? यस, डोर पे भी एंगल का इफेक्ट पड़ता है कशिश। सर कैसे? I will just show you. एक सेकंड, मेरा डोर दिख गया तुमको? एक सेकंड। ओके परफेक्ट, या सो कशिश, ये है मेरा डोर, ठीक है, इसको मेरे को खोलना है। दो तरीके हैं मेरे पास, ये है मेरा खोलने वाला हाथ, ठीक है। लेट्स से मेरे को इस मार्कर के साथ इसको खोलना है। एक ऑप्शन है मेरे पास, मैं इसको सीधा यहां से ऐसे धक्का मारूं, ऐसे,
इस केस में क्या हुआ, जो मेरा पूरी की पूरी मेरी फोर्स थी, उस पूरी की पूरी फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस किया। अब तुम सोच के देखो, मैं धक्का तो उतना ही मार रहा हूं, फोर्स तो मेरी उतनी ही लग रही है, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे। अब मैं उतनी फोर्स ही लगा रहा हूं, तुम्हें पता है, मैं उतनी फोर्स ही लगा रहा हूं, लेकिन ये डोर खुल नहीं रहा, क्योंकि आधी फोर्स तो मेरी वेस्ट हो जा रही है ना उसमें। आधी फोर्स तो मेरी एफ कॉस थीटा बन गई, लेकिन अगर मैं सीधा सीधा खोल रहा हूं तो सारी फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। यस कशिश, क्या बोल रहे हो? सर बट सर ये तो रेडियस पे डिपेंड कर गया, अगर आप उधर को धक्का मार रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी, मैंने रेडियस भी चेंज कर दिया। तुम सोचो, एक तो मैं फोर्स यहीं पे लगा रहा हूं एफ, एक मैं फोर्स यहीं पे ऐसे लगा रहा हूं ऐसे करके, तो अब मेरे को खोलने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अगर तुम्हारे आसपास कोई गेट है, ठीक है। मेरा ना ये गेट मैग्नेट वाला है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा ज्यादा पता लग रहा है। मैग्नेट कहाँ है मेरा, रुको, ओके मैग्नेट दिख नहीं रहा, हाँ जी ये रहा मैग्नेट इसका, ठीक है। तो मेरा ना ये गेट मैग्नेट वाला है, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी ज्यादा पता चल रहा है, ये क्योंकि ऊपर मैग्नेट है ना, वो एकदम से ऐसे चिपक जाता है। तो अगर मेरे को ऐसे इसको सीधा सीधा खोलना है, तो मैं सीधा सीधा एक फोर्स पे इसको खोल पा रहा हूं, लेकिन यही सीधा सीधा मैं इसको ऐसे खोलने की कोशिश करूं एंगल पे, एंगल पे फोर्स मेरे को ज्यादा लगानी पड़ रही है। ये तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। और सिमिलरली मैं इसको यहां से खोल लूं, मेरी कम फोर्स लग रही है, मैं इसको यहां से धक्का मारूं तो मेरी ज्यादा फोर्स लग रही है। यस, एंगल वाली चीज फील होगी कशिश, फील करना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा। यस सर। ओके सर। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम कन्विंस नहीं होगे, तो तुम एक्चुअली इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना कशिश। तुमने जो भी तुम्हारे घर में कोई गेट होगा उसको खोल के देखना, साइड से खोल के देखना, जो हैंडल लगा होता है ना, हैंडल से ही खोल के देखना, हैंडल को पकड़ के उसको आराम से खोल देना और फील करना, ठीक है। आंखें बंद करके खोलना उसको, फील करके देखना तुम्हारी कितनी फोर्स लगे। अब तुम हैंडल को ही थोड़ा घूम जाना, थोड़ा घूम के हैंडल को धक्का मारना, एंगल पे तुम्हें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीधा सीधा भाई, तुम एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, तुम्हारी आधी फोर्स वेस्ट होगी। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा बनना था, वो आधी फोर्स तुम्हारी वेस्ट होगी। अब अगर तुमने सीधा फोर्स लगाई होती है ऐसे ऊपर ऊपर, तो ये पूरी की पूरी फोर्स तुम्हारी घुमाने में लग जाती है उसको। ओके सर, आ गया समझ। यस। तो जो तीसरी चीज है जिससे फर्क पड़ रहा है, वो तीसरी चीज है जी थीटा। तीसरी चीज जिससे फर्क पड़ रहा है वो है थीटा। तो मतलब तुम्हारा आर से तो फर्क पड़ ही रहा है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये वाली चीज तो हम सबको समझ में आ गई। और ये फोर्स और थीटा में हम ये लिख सकते हैं कि जो एफ कॉस थीटा है उससे तो फर्क नहीं पड़ता, एफ साइन थीटा से फर्क पड़ता है। मतलब योर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा। तो मेरी दो चीजों पे टॉर्क डिपेंड करता है, आर पे और एफ साइन थीटा पे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इस पे डिपेंड करता है मेरा टॉर्क, आर पे और एफ साइन थीटा पे। आर पे और एफ साइन थीटा पे मेरा टॉर्क डिपेंड करता है। एंड दिस आर एफ साइन थीटा, ये तुमने वेक्टर्स में पढ़ा है, इज आर क्रॉस एफ। ये है जी अपना टॉर्क का फार्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ। ओके सर आर मैक्सिमम की ਹੁੰਦਾ सर, आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम की ਹੁੰਦਾ मतलब जरा लिखा नहीं ਤੁਸੀਂ पहले च आर फोर्स एफ sin थीटा, आर मतलब आर मतलब रेडियस। देखो किसी भी चीज को तुम्हें खोलना है ना, जैसे ये रॉड है, हाँ रॉड इसके अराउंड घूमेगी, रॉड इसके अराउंड घूमेगी, तो जहां पे भी तुम फोर्स लगाओगे, अगर तुमने फोर्स यहां पे लगाई तो आर इज दिस, जिसके अराउंड घूमेगी वहां से लेके ये डिस्टेंस इज आर, और ये वाला डिस्टेंस इज एफ। और यहाँ पे थीटा कितना आ गया, आर और एफ के बीच में थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। 90। ठीक है, तो मैं तुम्हें कोई और रैंडम एग्जांपल लेके देता हूं।
लेट्स से आई एम सॉरी, ठीक है, वो उसको तुम दिमाग में रखो, नोट कर लेना। यहां पे है ठीक है जी। देखो ये तुम्हारी ना एक डब्बा है, ये डब्बा, इसको ऐसे लेते हैं डब्बा। ठीक है। चलो जी। ना ना, ये 3D में ज्यादा बड़ा हो गया डब्बा, ये ऐसे डब्बा है, ठीक है। ये ना, इसको तुम ऐसे धक्का मार के गिराना तुम्हें, इसके अराउंड ये ऐसे टॉपल कर जाएगा, ठीक है। आप फोन है भाई, ये रहा फोन, ठीक है। ये फोन ना मेरे ऐसे हाथ में है, इसको मैं ऐसे गिराऊंगा अभी धक्का मार के, ठीक है। मान लो ये स्टेबल है, ठीक है, मेरे को नीचे से ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, तो मैं इसको ऐसे धक्का मारूंगा, यहां से ऐसे धक्का मार के टॉपल करवाऊंगा, रोटेट करा दिया ना। एक्सेलरेशन Yes, नहीं आई, एक्सेलरेशन नहीं आई, टॉर्क आया, अल्फा है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन आई है, मैंने रोटेट करवा दिया। और किस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है? नीचे वाली एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, ठीक है। नीचे ठीक है। वाली एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, ये वही फोन है, ठीक है। मैं फोन ही बना रहा हूँ, ये फोन बन गया तुम्हारा, ठीक है। ये इसको ऐसे लगा लो, फोन है ये, ओके। तो ये बन गया तुम्हारा फोन। ये ऐसे मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ये मेरा हाथ नीचे, ऐसे फोन है। Yes, इसको मैं अभी धक्का मार के गिराऊंगा यहां से। मान लो इस फोन की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और यहां पे मैंने ऐसे फोर्स लगाई, अगर मैंने फोर्स लगाई F, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू F इंटू ये वाला रेडियस 10। done. लेकिन अगर ये मैंने फोर्स यहां बीच में लगाई होती, या बीच में फोर्स लगाई होती, अगर यहां से इसको गिराने की कोशिश की गई होती, तो यहां पे तुम्हारा टॉर्क वुड हैव बीन इक्वल टू 5. F क्रॉस 5। अब तुम खुद ही सोच के देखो, जब सेकंड केस में इसको बीच में से गिराने की कोशिश की गई है, तो 5 ये छोटा हो गया ना, यहाँ पे 10 था, ये हो गया छोटा, मतलब ठीक। फोर्स तुम्हें ज्यादा लगानी पड़ेगी सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, फोर्स तुम्हें ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसीलिए गेट जिन्ना को जिन्ना भी सर थल्ले आई ਚੱਲੂਗਾ उन्ने उन्नी फोर्स ਵਧੀ ਚੱਲੂ। हाँ जी, हाँ जी, जिन्ना जिन्ना रेडियस घटी चलूगा उन्नी उन्नी फोर्स ਵਧੀ ਚੱਲੂ। ऐसे करके जो ਆਪਾਂ गेट ਨੂੰ भी खोलिया सी, जो मैं साइड तो गेट तो खोलना, तो मैंने फोर्स घट ਹਾਂਜੀ। लानी पैंदी है, क्योंकि मेरा रेडियस ज्यादा है। जे मैं अपने रेडियस ਨੂੰ घटाता, मैंने फोर्स ਵੱਧ लानी पाई। प्लीज गिव मी अ थम्स अप कशिश, ये वाली चीज समझ में आई? टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस क्रॉस एफ, और ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला टॉर्क का, आर क्रॉस एफ। और इसमें कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं? रेडियस, फोर्स और थीटा। पिछले 25 मिनट में हमने जो कहानी बोली उसको लिख लो कश अपनी लैंग्वेज में, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे 2-3, ठीक है। How do we find the direction of torque? सीरत की मरियम ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कशिश, जो तुम्हारी डीपीपीएम है, क्वेश्चन नंबर 4।
दैट इज, अच्छा कशिश मैं ना तुम्हें डीपीपी थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले भेज दिया करूंगा, ठीक है? तो तुम ना इसको नोट कर लिया करो, क्वेश्चंस जो भी होते हैं, सर ठीक है? आज कर लिया था। अरे वाह, परफेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 कशिश, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? अब क्योंकि ये r क्रॉस f है, क्योंकि ये r क्रॉस f है, तो तुम्हें पता है r क्रॉस f जब वेक्टर प्रोडक्ट होता है, व्हेन वी हैव सम वेक्टर c इज इक्वल टू Yes. a क्रॉस b, तो डायरेक्शन ऑफ c निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो तुम r से चलो और f की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दो, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके, और ये तुम क्वेश्चंस में ना इस चीज को वैसे भी फील कर सकते हो, तुम्हें राइट हैंड थंब रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें वैसे ही बोलूं, ठीक है, तुमने वो देखा है बच्चे जो ऐसे टायर लेके घूमते तक तक तक, ठीक है? तो एक्चुअली में हाथ में डंडा होता है, वो क्या करते हैं, बिल्कुल उसके टॉप पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है? टायर घूमता है, क्योंकि फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ये टायर होता है उनके पास, कहीं ना कहीं से टायर उठा लेते हैं वो। ये Yes. होता है 2 मीटर का रेडियस उसका टायर का, वो डंडा लेके यहां से मारना स्टार्ट कर देते हैं टॉप से। मान लो वो मार रहे हैं इसको 3 न्यूटन के साथ, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो गया? टॉर्क इज r क्रॉस f इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू ये एंगल कितना है? r और f के बीच में 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 इज 1, तो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया तुम्हारा 6। अच्छा, टॉर्क की यूनिट क्या होती है? r इंटू f, न्यूटन मीटर, ठीक है? तो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया तुम्हारा 6 न्यूटन मीटर, जिसकी वजह से ये घूमता है। तो टॉर्क बेसिकली तुम्हारी दो ही डायरेक्शंस होंगी, या तो तुम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा लो, r क्रॉस f मेरे को अगर करना है, ये r f की तरफ अगर मैं कर्ल करूं, तो माय थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड द पेपर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। लेकिन अगर तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल में इसको समझना है कि ये रहा तुम्हारा टायर, इसको तुम ऐसे ऊपर से धक्का मार रहे हो, तो सर्कल कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे करके। तो टॉर्क प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज। Okay, sir. इसमें अगर यही, हाँ जी, सर मास पे नहीं डिपेंड करता ये, जैसे टायर तो काफी हैवी हो जाता है और स्टिक काफी लाइट हो जाती है, तो वो उसे रोटेट कैसे करते हैं? अब तुम ना फ्रिक्शन बीच में ला रहे हो। देखो जी, नीचे ग्राउंड भी तो है, अब तुम बोल रहे हो कि भाई हमारे पास तो टायर बहुत ही बड़ा है, कि इस फॉर्मूले में कहीं मास तो आया ही नहीं। तुमने रेडियस तो ले आए, एफ भी ले आए, और उसकी वजह से तुमने बोल दिया कि ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क की वजह से ये घूमेगा, लेकिन इसमें कहीं मास तो आया ही नहीं, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। मेरे को दिखता है कि अगर मैं ट्रक का टायर ले आऊं और वही अपनी नीम की डंडी ले आऊं जो बच्चों के पास होती है, ट्रक का टायर तो उसमें घूमेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या आ गई? क्योंकि ट्रक का टायर बहुत बड़ा है, तो ये जो आगे भी जाएगा ना 6 न्यूटन मीटर, इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन होगी, जिसको हमने अभी कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वो फ्रिक्शन क्या होगी? म्यू एम जी। एम होगा इसका कम, क्योंकि ये टायर है साइकिल का, और म्यू भी होगा कम, इसीलिए ये टायर को वो बच्चे चलाते हैं सड़क पे, ठीक है? वो चिकनी जगह पे चलाते हैं बच्चे इसको, ताकि म्यू बहुत कम हो जाए, उनको इतना समझ होता है उसको, ठीक है? इतने उससे नहीं चलाओगे जो बजरी पई है, ठीक है? उसमें टायर तुम्हारा चलता नहीं है, तो स्मूथ सड़क होती है उस पर चलती है, ताकि तुम्हारा म्यू कम हो, मास कम हो, जी कम हो। ये पूरी की पूरी चीज क्या है? फ्रिक्शन जो यहाँ पे लगेगी। हमने क्या बोला था? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जिसका दुनिया में एक ही काम है, कोई भी चीज चलने की कोशिश कर रही है, घूमने की चीज कोशिश कर रही है, कोई भी चीज मूव करने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन उसको रोकने लग जाती है। अब जब तुम ले आए टायर ट्रक का, ट्रक के टायर में क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा मास बहुत बड़ा, तुम्हारा जो मास हो गया ये 50 किलो का तुम्हारा ट्रक का टायर है, ठीक है? 50 से भी ज्यादा ही होगा, तो तुम्हारा 200 किलो का ट्रक का टायर है, तुम्हारा म्यू एम जी जो है, म्यू एम जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा म्यू एम जी 6 न्यूटन से भी ज्यादा हो जाएगा, और ये तुम्हारा टायर मूव नहीं करेगा। फोर्स अभी भी बच्चा उतनी लगा रहा है, फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है? आर पे और एफ पे। ट्रक के टायर का रेडियस भी 2 मीटर, फोर्स बच्चा उतनी लगा रहा है नीम की डंडी से, तो टॉर्क बच्चे ने उतनी लगाई है 6 न्यूटन मीटर। लेकिन अब ये टायर है ट्रक का, ट्रक का टायर मतलब म्यू एम जी होगा बड़ा, और तुम्हारा ट्रक का टायर मूव नहीं करेगा। इज दिस ठीक है। ओके कशिश?
ठीक है ना? चलो जी, सो आई थिंक दिस वाज ऑल कशिश। आज एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है? नहीं तो तुम ये डीपीपी कर नहीं पाओगे। और कल सैटरडे या फिर संडे हम मिलेंगे, अभी मंडे को 1 बजे। तो मंडे को आने से पहले ये डीपीपी कशिश पूरी कर लेना। ये तुम्हारा डीपीपी और तुम्हारा टेस्ट इकट्ठा ही है, ठीक है? इसमें 3-4 क्वेश्चन है, तुम्हें बस 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। एक रॉड है, यहां पे उसको पिवट कर रखे हैं, वो ऐसे रॉड घूम सकती है, ठीक है? यहां पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यहां पे 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहां पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे तुमने फोर्स लगा रखी है, F = 10 न्यूटन, और इसका जो एंगल है थीटा = 37 डिग्री। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड? व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड? तो इसको निकालने के लिए तुम देखो, ये जो फोर्स है तुम्हारी, फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक तो यहां बन जाएगा F cos 37, इसकी वजह से तो कोई टॉर्क आएगा नहीं। एक यहां पे कंपोनेंट आ जाएगा F sin 37, इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। या फिर तुम सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लगा दो, टॉर्क = R क्रॉस F। R is 1, F is 10 into साइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड R, फोर्स और R के बीच में एंगल इज 37 into साइन ऑफ 37 डिग्रीज। दिस गिव्स मी 10 into साइन ऑफ 37 इज 3/5। इसको तुम रट्टा मार लो अगर ये याद नहीं हुआ, ठीक है? अगर ये 37 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5। साइन 37 इज 3/5। दिस गिव्स मी 6 न्यूटन मीटर। तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 6 न्यूटन मीटर, ठीक है? तो सारे क्वेश्चंस का इसमें इसी तरीके के हैं। तुम्हें अलग अलग तरीके की टॉर्क फाइंड करनी है, अलग अलग तरीके से तुम्हें फोर्स और रेडियस और एंगल दे रखे हैं, और तुम्हें टॉर्क फाइंड करना है। और 7 कैसे होगा? 7th क्वेश्चन में देखो, फोर्सेस 2 हैं। 7th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तुम ट्राई करना, इसको हो जाएगा क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, फोर्सेस 2 हैं तुम्हारे पास। बाकी सारे क्वेश्चन में जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें एक ही फोर्स थी। इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी अभी। लेकिन मैं अगर बोल दूं इस फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स एक्ट कर रही है जो यहां पे है, ऐसे एक्ट कर रही है, वो है 20 न्यूटन। अब एक टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से, ये फोर्स उसको घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली फोर्स इसको घुमाएगी क्लॉकवाइज। तो जो दोनों का रिजल्टेंट टॉर्क होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। तो 7th क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल है, एक फोर्स लग रही है ऐसे F1, ये इस टायर को घुमाएगी ऐसे, और एक फोर्स लग रही है यहां पे नीचे F, ये इस टायर को घुमाएगी उल्टा। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी योर रिजल्टेंट टॉर्क, ठीक है? मतलब टॉर्क आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तुमने देखा होगा वो जो पार्क होते हैं, ठीक है, पार्क में कई बार तो गेट लगा होता है, कई बार वो घूमने वाला गेट लगा होता है ना, जिसमें से एक ही बंदा निकल पाता है। तो वहां पे कई बार क्या हो जाता है, सिचुएशन क्या होती है, तुम जा रहे हो, इधर से तुम भी एंटर कर रहे हो और तुम्हारे बगल में से ही तुम्हारा से दोस्त निकलने लग गया, तो वो जो होता है वो घूमने वाला वो हिलता ही नहीं है, वो वहीं पे खड़ा रहता है, क्योंकि तुम लोगों ने 2 टॉर्क, फोर्स तो दोनों लगा रहे हो, तुम देखो जोर दोनों का लग रहा है, दोनों का जोर लग रहा है, लेकिन दोनों का जोर एक दूसरे को कैंसिल आउट करता जा रहा है, इसलिए वो जो चीज है वो घूमती नहीं है। अगर तुम सोच के देखो, तुमने भी 10 न्यूटन लगाया, उसने भी 10 न्यूटन लगाया, तो जोर तो बहुत लग रहा है, फोर्स तो बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है? फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो जो आधी आधी फोर्स है वो ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है जो आपस में कैंसिल आउट कर रही है। सिमिलरली, और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा सोच के देखना इसको बहुत ही अच्छे से, इसमें 2 तरह के टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यस, so this is how you do question number 7, और बाकी सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके के। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ जाए, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे कशिश तुम कम से कम 15 मिनट लगाना, अगर तुमसे ना भी हो ना, कम से कम 15 मिनट लगाना है इस पे, ठीक है? बिकॉज मेरे को पूरी गारंटी है अगर तुम इसको सोच के करोगे तो ये क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तुम इसको कर लोगे।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही अच्छे से 15 मिनट लगा के सोचना, अगर फिर भी ना हुआ फिर मेरे को मैसेज करना, फिर हम इसको व्हाट्सएप पे करेंगे साथ में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चंस, अब ये 60 सेकंड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें इस पे आराम से टाइम लगाना है, हर क्वेश्चन पे अपना 2-2, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट लगा के करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम आराम से 10-15 मिनट लगा के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना। और हम मिलेंगे मंडे को। 0 हो जाएगी किस केस में? क्वेश्चन नंबर 9। यस यस यस, वेरी गुड। देखो, इट्स एन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम कब होता है? जब मान लो ये एक ब्लॉक है 2 kg का, मैंने इस पे यहाँ पे फोर्स लगा दी 10 न्यूटन, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा क्योंकि अब ये राइट की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर एक फोर्स यहां से भी लगा दी 10 न्यूटन, अब फोर्स तो बहुत ज्यादा लग रही है 20 न्यूटन, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में होएगा क्योंकि F नेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट फोर्स कोई लग नहीं रही है ना। तो F नेट तो 0 होगा ही होगा, और ऑल्सो टॉर्क नेट विल बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि वो मूव नहीं कर रहा, कुछ मूव ही नहीं कर रहा। मूव नहीं करने का मतलब क्या है? उस पर कोई ना कोई टॉर्क भी नहीं लग रहा और कोई फोर्स भी नहीं लग रही, लीनियरली भी मूव नहीं कर रहा और वो गोल गोल घूम भी नहीं रहा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स इज 0 एंड नेट टॉर्क इज 0। ओके, यस, ठीक है जी। ऑल राइट काशिश, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और अब हम मिलेंगे मंडे को 1 बजे, और तब तक तुम ये सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेना, एंड प्लीज डू सेंड मी योर आंसर्स। ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडेस क्लास। प्लीज हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे संडे। आजकल तो मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, ठीक है। चलो जी काशिश, आई विल सी यू ऑन मंडे। वहां पे नहीं जी, यही तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। ये मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं यही तुम्हारा टेस्ट है। यू कैन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस, ठीक है।